हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं बेहतरीन सेशन के साथ। बच्चों, हम आपको रोटेशन मोशन को फील करा रहे हैं। उससे पहले हमने आपको बहुत सारे चैप्टर्स को 11th क्लास की फिजिक्स में आपको फील कराया, जिसमें मैंने आपको फील कराया यूनिट मेजरमेंट को, मोशन स्ट्रेट लाइन को, मोशन इन प्लेन को, ग्रेविटेशन को, लॉज ऑफ मोशन को, वर्क पावर एनर्जी को। और आज हमारी बातें होने वाली हैं यहाँ पर किससे रिलेटेड बेटा, रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन में हम बात करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। लास्ट क्लास में हमने आपको सेंटर मास के बारे में बताया था कि सेंटर ऑफ मास जो होता है सिस्टम का, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उसका टोटल मास कंसीडर किया जाता है। वो एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स अपन निकालते हैं। जैसे मान लो m1 m2 बहुत सारे मासेज हैं, तो उनका सेंटर मास होता है xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 ऐसे सभी को रख लेंगे अपॉन m1 प्लस m2 कर देंगे। यहाँ पर जितने भी मासेज होंगे सभी को प्लस करके रख देंगे। YCM निकालना होगा तो y की जगह x की जगह y कोऑर्डिनेट को अपन ले आएंगे, तो वहाँ से YCM आ जाएगा, ZCM आ जाएगा, और इस तरीके से पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बातें रिवाइज करनी है। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी बातें क्लियर। अब उसके बाद की बात को हम यहाँ पर फील कराने जा रहे हैं, आपके सामने अच्छे से समझेंगे, फील करेंगे इस बात को। और देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक आपके पास डिस्क है जो मैंने आपको बनाई है, ये वाली डिस्क है बेटा, ये वाली। और इसके बाद का जो बात है वो समझो, एक इसमें स्मॉल वाली डिस्क है अपने पास जो मैंने रखी है, ये वाली डिस्क है बेटा, ये स्मॉल वाली डिस्क है। जो कंप्लीट बड़ी वाली डिस्क है उसकी रेडियस अगर a है, तो छोटी वाली जो डिस्क इसको हमने कट किया है, इसकी रेडियस क्या है बेटा, a/2 है। मान लो यहाँ पर सेंटर इसका C ऑलरेडी था, ये C1 था, और यहाँ पर अपन ले जाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर C2 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। क्लियर। ये वाली डिस्टेंस तो आपको पता ही है, ये वाली डिस्टेंस तो a/2 हो जाएगी। इस डिस्टेंस को x को हमें निकालना है जो इसमें से कट किया है। ठीक है, फिर से समझाता हूँ आपको। ये हमारे पास एक डिस्क थी बड़ी वाली, और इस डिस्क में ये इसका सेंटर था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने इसमें से ना रिमूव किया है पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये रिमूव किया है मैंने, और इसका जो सेंटर होगा वो C1 यहाँ होगा। ये मैंने रखा है a/2 हो गया है ये वाला, और ये यहाँ पर जो है वो C2 है, इसको मैंने x कंसीडर कर लिया है। इस तरीके से हमारे पास बात हो गई है। जो रिमूव्ड पार्ट है उसका मास m1 है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मास क्या है, m2। बेटा अगर हम यहाँ बात करेंगे तो भैया मास m1 इंटू डिस्टेंस कितनी है उससे बेटा, ये वाली a/2 है, इज इक्वल टू यहाँ मास कितना है बेटा, m2, और डिस्टेंस कितनी है बेटा जी अपने पास x है। अपन को जो क्वेश्चन में फाइंड करना है ना, वो ये x फाइंड करना है। अपन को ये x फाइंड करना है जो यहाँ पर दे रखा है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 भी कंसीडर कर सकते हैं। और अपन को x की वैल्यू जो इस क्वेश्चन में गिवन है वही अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसके बाद समझो बेटा, आप देख पा रहे हो कि जो मास होता है ना, वो होता है इसकी जो एरिया हो गया, सरफेस एरिया इनटू सरफेस डेंसिटी, ये मास हो जाएगा अपने पास। तो भैया मास किस पर डिपेंड करेगा, सीधे सीधे यहाँ एरिया पर। ये डिस्क है, ये 2D ऑब्जेक्ट है बेटा, तो इसका एरिया मास जो है वो एरिया पर डिपेंड करेगा। अगर मेरे पास ये रॉड होती लेंथ वाली, तो इसका मास इसकी लेंथ पर डिपेंड करता, जैसे लेंथ कम होती वैसे ही मास कम होता। अगर ये स्फीयर होता, सिलेंडर होता, तो बेटा वो क्यूब होता, तो इनका वॉल्यूम स्पेसिफाई होता है। चूंकि ये 3D क्वांटिटी 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वहां उनका मास उनके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। तो तीन चीजें हैं, मास लेंथ पर डिपेंड करेगा लीनियर वाले में, मास डिस्क वगैरह का उनके एरिया पर डिपेंड करेगा, और जो स्फीयर वगैरह हैं उनका मास डिपेंड करेगा किस पर, उनके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखना है। तो मास डिपेंड करता है एरिया पर, एरिया बोले तो रेडियस का स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आपने देखा है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बेटा, जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमूव्ड पार्ट है, उसकी रेडियस क्या है, a/2। अगर रेडियस इसकी हाफ है तो बेटा आप समझ रहे हो कि मास कितना हो जाएगा, m/4 हो जाएगा। क्यों, अरे भाई मास जो है वो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है ना, तो रेडियस हाफ कर दी तो मास 1/4 हो जाएगा। यानी आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर m1 की जो वैल्यू आई है वो आएगी m/4।
रिमूव्ड पार्ट का मास आ गया है m/4 और ये m/4 हम यहां रख सकते हैं। अब बेटा जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मास होगा m2, टोटल मास है m माइनस m/4 और ये आंसर हो जाएगा बेटा 3m/4। 3m/4 ये इसका हो गया है। अब यहां पर m2 की जगह 3m/4 रख देंगे, x अपन को कैलकुलेट करना है, सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं बेटा, जो आपको ध्यान रखना है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे रिमूव्ड वाले क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेयर वाला भी बनता है, ये मैंने आपको करवाया है। स्पेयर वाला भी क्वेश्चन यहां से बन जाता है। वहां पर वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा मास, तो r की पावर 3, इसको हाफ करेंगे तो ये बाई 8 हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस होता है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं होता है। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास ऑफ यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लेमिना। ये फ्लैग शेप्ड लेमिना है, मींस ये कोई सीट बनाई गई है इस तरीके से, उसके बारे में बात करना है। देखो बेटा, यहां पर पहले आप ऐसे समझो कि इसमें एक पार्ट तो इसका ये वाला है, ये वाला जो पार्ट, इसका मास होगा यहां पर, इसका मास हो जाएगा m1। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है, इसका मास हो जाएगा बेटा यहां पर m2। ये C2 हो गया, ये C1 हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा इस m1 की वैल्यू बताओ। तो m1 क्या होगा बेटा, मास इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू सरफेस डेंसिटी। तो m1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा, एरिया कितना हो जाएगा इसका, ध्यान दो। ये देखो, ये 0 है, यहां इधर 0 रहेगा और ये 2 हो गया, मतलब ये जो वृत्त दे रखी है इसकी वो 2 है, तो 2 हो गया इनटू, ये देखो बेटा 2 से कहां गए हैं 3, तो ये वाली जो लेंथ है ये इसकी 3 है, तो ये हो गया 2 से 3, तो ये लेंथ हो गई 1। और सरफेस चार्ज मास डेंसिटी क्या है, सिग्मा, मतलब m1 की वैल्यू हो गई बेटा जी 2 सिग्मा। मैंने ये जो फ्लैग दे रखा है ना ये वाला, इसका मास निकाल लिया है, वो आ चुका है 2 सिग्मा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाउ, अब हम बात करते हैं इसके बाद बेटा जी m2 की वैल्यू निकालते हैं। एरिया कितना हो जाएगा m2 का, देखो बेटा 0 से 1, तो ये हो गया 1, ये बेटा 0 से 2, तो ये हो गया 2, और ये तो सिग्मा ही है, तो ये हो गया बेटा अपने पास 2 सिग्मा। इस तरीके से हमने आपको बता दिया। अब ये तो हो गया अपने पास क्या, इसके बाद C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, C1 के कोऑर्डिनेट्स ये और ध्यान रखना है। C1 कौन है, इसका जो सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स बोलो, फिर जो C2 होगा उसके कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे अपन। ठीक है, आ जाओ C1 के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, इधर कौन है ये 0, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर ध्यान से समझना, यहां होगा बेटा जी 0 कॉमा, ये कितना है 2, 0,2 होगा, और ये है 2,2, तो इसका बीच यहां आएगा बेटा इधर, तो इधर से कौन चल के आएगा ये 1, और इधर देखो 2 से 3 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं, तो इधर बीच में कौन आएगा बेटा 2.5, और इधर कौन आएगा बीच में 1 आएगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट आएगा 1,2.5। देखो फिर समझो, 0 से 2, 0 2, देखो यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है 0, यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 0 से 2, 0 से 2 के बीच में कौन आएगा 1, 1 लिख लिया। फिर y कोऑर्डिनेट में देखो बेटा 2 से 3, 2 से 3 के बीच में कौन आएगा 2.5, वो रख लिया। मैंने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है,
अब आ जाओ इधर बेटा, इधर देखो x कोऑर्डिनेट 0 से 1 क्या होगा, 0 से 1 में हाफ होगा 0.5 होगा, और 0 से 2 के बीच में 1 होगा, बस इतनी सी बात है। ये y कोऑर्डिनेट हो गया। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या क्या बनना है बेटा, ये हो रहा है अपने पास x1 y1, ये हो रहा है बेटा अपने पास x2 y2, ये m1 हो गया है अपने पास 2 सिग्मा, और ये m2 हो गया है बेटा हमारे पास 2 सिग्मा। और उसके बाद अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट, तो XCM इज इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। आपके पास सब कुछ है, अब फाइंड करेंगे। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बेटा जी m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, आपके पास सब है, आप बस कैलकुलेट करेंगे। आप x कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप y कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहाँ से आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल से क्लियर हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीपक सर का था वो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को और अच्छे से कर सकते हैं। आप पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरी बात को फील कीजिए। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फील कराने वाले हैं इसके बाद। टन 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 टारा, ये देखो। अब आ जाओ बेटा इस वाले क्वेश्चन पर, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। 3 पार्टिकल्स हैं, मास 1 2 3 ये दे रखे हैं अपन को, और अपन से बोला है कि सेंटर ऑफ मास बताओ। मैंने आपको बताया कि आपको एक पॉइंट को, मास को ओरिजिन पर मानना पड़ेगा। मैंने इसको मान लिया m1, और ये कहाँ हो गया 0,0 पर हो गया। उसके बाद ये टन टनाटन करता हुआ ऐसे जा रहा है, इसको मान लिया बेटा अपन ने क्या 3,0, और ये देखो 0 है, ये 4 है, ये y एक्सिस को मानना है ऐसे, ये हो गया बेटा 0,4। इस तरीके से ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये m3 हो गया। तो इसके बाद बेटा अगर हम बात फील कराएंगे यहाँ पर, तो XCM आएगा अपने पास, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। बेटा m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 1, m2 की वैल्यू x1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू 1.5, x2 की वैल्यू 3, m3 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2.5। सॉल्व करोगे फिर तुम ऐसे ही YCM निकालोगे और वही सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, XCM और YCM, और इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपन ऐसी बातों को फील कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर क्वेश्चंस को फील कीजिए। बहुत अच्छे से आप सारी बातें समझते जाएं, फील करते जाएं, बस यही है सब कुछ, और कुछ नहीं है। आप आराम से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फील कराने वाला हूँ, ये वाला। ये तो बड़ा सिंपल सा उसकी तरह ही है। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लें, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, आपका होमवर्क है। इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, एक को आपको 0,0 पे मान लो, इसमें ज़रूरत नहीं है, सब दे रखा है आपको x और y। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, आप आराम से सॉल्व करेंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से खुद से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को आपको। आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर दूसरे टाइप की बातें फील कराते हैं। ये वाला पार्ट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। एक रेक्टेंगुलर थिन शीट है अपने पास ABCD, इसका मास दे रखा है m, लेंथ है इसकी a, ब्रेथ है इसकी b। आपको बोला है कि इसका एक पार्ट जो है, ये वाला जो शेडेड पार्ट है वो कट कर दिया है आपका। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ होंगे। देखो बेटा, सिमेट्री की कंडीशन होती है, इधर तो है मास, इधर तो है, तो सेंटर मास इधर उधर तो शिफ्ट होगा नहीं, पहले तो वो यहाँ था। अब जो सेंटर मास है ना बेटा, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। मान लो वो सेंटर मास यहाँ शिफ्ट हो गया C2 पॉइंट पर,
और ये जो पॉइंट था वो C था ऑलरेडी, ये जो पॉइंट था जो रिमूव्ड पार्ट है इसका हो जाएगा C1 पर। ये डिस्टेंस कितनी है x1, इसको मान लो x2, ये कंडीशन है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप फील कर सकते हैं इसको अच्छे से। देखो बेटा, ये आपको दे रखा है 0,0, ये हो गया अपने पास, चलो ठीक है। पहले आप इसमें ये समझ लो कि जो सेंटर मास है इस वाले पार्ट का, यहां पर आप देखो तो आपको इस वाली जगह पर निकालना है ना सेंटर मास, तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास C1 और ये C2, x हो गया। मास की बात कर लो बस, उससे ये पता चल जाएगा ये इधर कितना डिस्प्लेस हो गया है, बस ये फाइंड कर हो जाएगा अपना। ये वाला हाफ हो जाएगा ना a/2 a/2, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा अपने पास, ये वाला कोऑर्डिनेट, इसको कितना बोलेंगे x1 को, ये देखो ये b/2 b/4, ये a/4, उसका रूट हो जाएगा ये। तो x1 की जो वैल्यू निकल के आएगी ना यहाँ पर, वो आएगी रूट में ले जाएंगे इसको a/4 का स्क्वायर प्लस b/4 का स्क्वायर, तो 1/4 और रूट में रहेगा कौन, a² प्लस b², ये वैल्यू हो जाएगी x1 की। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे फील करते हैं। बेटा इसका मास बोल दो तो m1 हो गया रिमूव्ड मास, ये रिमेनिंग मास हो गया m2। तो भाई रिमूव्ड मास क्या होगा, m1 की वैल्यू, ये टोटल भैया m है तो उसका बाई 4 कट हो गया, सबको दिख रहा है 1/4 पार्ट कट हो चुका है। और जो रिमूव्ड होगा m2 वो कितना होगा बेटा 3m/4, बचा हुआ जो रिमेनिंग है वो तो यही रहेगा। अब अपन को सॉल्व करना है, तो m2 इंटू x और m1 इंटू x1, ये x2 हो गया। m2 कितना है 3m/4, m1 कितना है, x1 कितना है, फोर से 4 कट जाएगा, ये भैया नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी m/12 रूट में a² प्लस b²। बस x की वैल्यू ये हो जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगी, और सेंटर मास की डिस्टेंस आपके पास आ चुकी है। तो भाई जब भी ऐसे रिमूव्ड वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको करना क्या है बेटा, आपको उस कॉन्सेप्ट में आपको केवल 2 बॉडी का सिस्टम कंसीडर करना है, एक रिमेनिंग बॉडी और एक रिमूव्ड बॉडी, उन दोनों का सिस्टम कंसीडर करना है, और उसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्लियर? आप ऐसे कर सकते हैं, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये देखो बेटा, वही वाली बात, अभी डिस्क वाला जो क्वेश्चन हमने आपको कराया था, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया है। ये जो रिमूव्ड पार्ट है उसका मास यहाँ मान लो m2 है, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये x2 हो गई। सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा C1 पर, ये C2 है, पहले C पर था। ये डिस्टेंस जो है वो x1 है जो हमें फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, m1 इंटू x1 इज इक्व टू m2 इंटू x2। m1 की जो वैल्यू है वो रिमेनिंग पार्ट है, तो वो वही हो जाएगा m माइनस m/4, है ना, अभी तो किया था। और x1 तो हमें फाइंड ही करना है, m2 तो उसका पार्ट है तो m/4 हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा बेटा r/2 हो जाएगा। बस यहाँ से सॉल्व करके बेटा x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी उसी के तरीके का क्वेश्चन है, सेम जो अभी हमने करवाया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा यहाँ से बनते हैं, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास की पूरी कंडीशंस थी, पूरी बातें थी, जिसको मैंने आपको फील कराया बहुत अच्छे से। सेंटर मास क्या होता है, किस टाइप की बातें अपन यहाँ से हम कर सकते हैं, वो सब बातें मैंने आपको फील कराई हैं। यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनने चाहिए। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, अच्छे से क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। क्लियर?
अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ये रोटेशन मोशन का एक तरीके से बैकबोन है, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर मोशन करती है तो मास उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मास ही इस बात को डिसाइड करता है कि उसका मोमेंटम क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इन सभी बातों को मास ही अच्छे से एक्सप्लेन कराता है। ठीक है, अब ये जो बॉडी रोटेशन मोशन करेगी तो रोटेशन मोशन में भी मास जैसी एक क्वांटिटी होती है जिसको अपन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ध्यान से समझिए बेटा जी कि जैसे मूवमेंट का मीन्स होता है रोटेशन और इनर्शिया का मीन्स होता है अपोजिशन। तो किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उसके रोटेशन में अपोज करती है उसको अपन बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत सारी बातें आपको फील कराने वाले हैं अपन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। आओ समझो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड मेजरमेंट ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस विच अपोज the change in rotation, जो रोटेशन में चेंज को अपोज करती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा क्या? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम बात करें बेटा जी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीन्स ये अपने पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में यहाँ पर मास है कोई m1, यहाँ मास है बेटा कोई m2, यहाँ मास है कोई बेटा m3। ये हो गई इसकी रोटेशन एक्सिस। तो रोटेशन एक्सिस जो है बेटा इससे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये वाली जो है वो हो गई r1, ये क्या है बेटा r2, ये क्या है बेटा r3। ऐसे बहुत सारी एक्सिस हो सकती हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है बेटा? I इज इक्वल टू मास इनटू उस मास से रोटेशन एक्सिस की डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस मास इनटू उस मास से रोटेशन एक्सिस की डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस मास उस मास से रोटेशन एक्सिस की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो जाता है बेटा, यानी I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर समेशन mr स्क्वायर। ये है बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की तो यहाँ पर SI यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और डायमेंशंस क्या हो जाएगी बेटा? डायमेंशंस हो जाएगी ml2। अगर हम बोलें तो ये कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है, ये टेंसर क्वांटिटी है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है किस पर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर और साथ ही साथ बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान रखें रोटेशन एक्सिस पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि हर बॉडी की अपनी अलग अलग रोटेशन एक्सिस हो सकती है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी सभी बॉडीज का अलग अलग हो सकता है। क्लियर? ये आपको बात ध्यान रखनी है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन एक्सिस पर डिपेंड करता है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कैसे करते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल्स का कैसे फाइंड किया जाता है, बॉडीज का कैसे फाइंड किया जाता है, ये बहुत सारी बातें हमारे पास होती हैं जिन बातों की जानकारी के लिए हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से फील करें, अच्छे से रिवाइज करें और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फील कराएंगे। ठीक है, सेंटर मास की आप दोनों वीडियोस को देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें, फैलाएं, जिससे कि उनका भी प्रॉफिट हो सके और वो भी अब चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और फीलेबल वीडियो के साथ, पूरे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के पोस्टमार्टम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।